नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर एक नए एक्ट को, एक नए अधिनियम को हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है घरेलू हिंसा अधिनियम। परंतु इसके मूल नाम की चर्चा अभी थोड़ी देर में हम लोग करेंगे और इस एक्ट के बारे में बहुत सारी जरूरी चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। अब से पहले आपका पोक्सो हो चुका है, दहेज प्रतिषेध हो चुका है और घरेलू हिंसा आपका आज चालू होने जा रहा है, जो उम्मीद है आने वाले एक दो दिन में है ना, हो सकता है आज और कल में ही हम इसको फिनिश कर लें। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हम एक पीवाईक्यू सेक्शन करेंगे, पोक्सो का, दहेज का और आपके घरेलू हिंसा का। तो आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और 9 जगह पर लगभग 24 मिसाइलें दाग करके ये बताने की कोशिश की वी आर द इंडिया। और अगर आप हमारे घर में घुसोगे, हमारी माँ बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ने का प्रयास करोगे, तो हम उसी नाम से ऑपरेशन चलाएंगे और ऑपरेशन चलाने के बाद तुम्हारा कैसा ऑपरेशन किया जाएगा ये बता दिया गया है कल ही रात 1 बजे से 1:30 बजे के बीच। भारतीय सेनाओं के इस पराक्रम और इस अद्भुत रण कौशल को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि जो किया जाना चाहिए था वो किया गया और अभी बहुत कुछ होना बाकी है। देखते हैं क्या होता है। जल्दी से आप आ जाइए। ये दिन, ये समय बहुत ही आनंददायक है कि गुनहगारों को उनकी सजा मिली। हाँ, हाँ, बुक 10 तारीख की सेल में रहने वाली है। बहुत जबरदस्त बुक है। ठीक है, मजा आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं मजा आ जाएगा उस किताब में। अगर आपको मजा ना आए तो आप मतलब बोलना फिर मेरे को। और पूरी जी जान झोंक दी है मैंने उस किताब को बनाने में। पिछले 6 महीने से उस पर काम चल रहा है और टीम ने बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया है। ऐसी किताब शायद ही आपको मूल विधि की देखने को मिलेगी पूरी की पूरी मार्केट में। तो जब वो किताब आएगी तो आपको भरपूर उसको प्यार देना है। आप में से काफी सारे लोग पूछते हैं कि क्या सर किताब लेनी जरूरी है? तो किताब तो जरूर रखनी चाहिए। बहुत ही नाम मात्र के मूल्य में, 100 रुपए के आसपास में वो आपको किताब मिल जाएगी, है ना। 100-120 रुपए में हो सकता है वो आपको किताब मिल जाए। अभी पूरी तरह से मुझे उसका पता नहीं है, बट पूरे के पूरे चैप्टर्स दिए गए हैं। बहुत शानदार प्रस्तुति है, चित्रात्मक प्रस्तुति है, बहुत इजी लैंग्वेज में उसको बनाया गया है। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों के बच्चों को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए, तो आज हम एक्ट को शुरू करते हैं। और एक्ट का नाम क्या है? हम अमूमन इसको क्या बोलते हैं बेटा? हम इसको घरेलू हिंसा अधिनियम बोलते हैं, परंतु इसका मूल नाम क्या है? इसका मूल नाम है, एक मिनट, इसका मूल नाम है घरेलू हिंसा से, घरेलू हिंसा से, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, है ना। महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, या सीधे या बोल सकते हैं संरक्षण महिला संरक्षण अधिनियम, महिला संरक्षण अधिनियम, महिला संरक्षण अधिनियम। ये इस एक्ट का नाम है बेटे। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से आपको उसको जानना है। महिला संरक्षण अधिनियम और कौन से वर्ष का ये एक्ट है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये है आपका सन 2005 का एक्ट। कब का है? सन 2005 का ये एक्ट है। हाँ, हर एक बच्चे के पास वो किताब होनी चाहिए, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, हम्म, देखो, नोट्स अगर आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, बट देखो, जब आपको बोर्ड पीडीएफ भी मिल रही है, ठीक है, साथ में आपको क्या मिल रहा है? साथ में आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल रहे हैं, किताब भी आ रही है, तो आप समझने पर ज्यादा ध्यान दो। और अगर आपको नोट करना है ना, तो सुंदर सुंदर नोट मत करो। बस जो चीजें आपको याद रह जाएं, जो चीजें जरूरी हैं, उनको ना बस कैसे भी करके नोट कर लो, जिससे रिवीजन करने में आपको आसानी हो। अंग्रेजी भाषा में यदि इसका नाम देखा जाए, अंग्रेजी भाषा में यदि इसका नाम आप देखेंगे, तो आप इसमें सीधे लिखेंगे द प्रोटेक्शन, क्योंकि संरक्षण की बात हो रही है, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। हाँ, है ना, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम
डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है ना। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कौन से साल का है? 2005 का है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सन 2005, सन 2005, ये इसका पूरा नाम है। जो आपको समझना है, जो आपको जानना है, क्या नाम है आपका? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम सन 2005, या आप कह सकते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये 2005 है। पर सरल भाषा में हम इसको क्या बोल देते हैं? सरल भाषा में हम इसको सीधे बोल देते हैं कि भाई ये हमारा घरेलू हिंसा अधिनियम है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा घरेलू हिंसा अधिनियम है। ये हमारा घरेलू हिंसा अधिनियम है, घरेलू हिंसा अधिनियम है। चलिए, अब जब इसकी बात हम लोग कर रहे हैं तो इसमें हमारे लिए दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। दो चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, है ना। जैसे सबसे पहले हम डेट्स की चर्चा करते हैं, हम तारीखों की चर्चा करते हैं कि तारीख कौन सी जरूरी है। तो किसी भी एक्ट के लिए दो तरह की तारीखों को जरूरी माना गया है, जो मैं पहले से आपको बोलता आया हूं। सबसे पहले तो आपको ये बात बोलनी होगी कि भाई इसकी अधिनियमन, है ना, ये कब अधिनियमित हुआ या ये कब पारित हुआ, या इसी को अंग्रेजी भाषा में हम क्या बोल सकते हैं कि ये कब आपका इनेक्ट हो रहा है। ठीक है, और दूसरी बात हम इसमें क्या बोलने वाले हैं? दूसरी बात इसमें हम बोलने वाले हैं कि ये कब आपका लागू हुआ, ये कब आपका प्रवृत्त हुआ। ठीक है, ये कब आपका पवित्र हुआ, या ये आपका कब एनफोर्स हुआ। ठीक है, ये दो तारीखें आपको थोड़ा सा याद रखनी जरूरी है और याद बतानी जरूरी है। तो अगर इस तारीख की बात करें तो ये है आपकी 13 अक्टूबर सन 2005। कब? 13 अक्टूबर सन 2005 है। और अगर आप बात करेंगे लागू या प्रवर्तन तिथि की तो ये है आपकी 26 अक्टूबर 2006। क्या है? 26 अक्टूबर 2006। तो ये तिथियां आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि कब ये अधिनियमित हुआ, यानी संसद ने कब इसको पारित किया, कब इसको अधिनियमित किया, या कब इसको इनेक्ट किया। तो वो तारीख है 13 अक्टूबर। हाँ हाँ, नहीं, बहुत शानदार किताब है बेटे। हाँ, बहुत ही शानदार किताब है, वन लाइनर नहीं है। ये जो जितनी भी धाराएं लिखी गई है ना, इतने सिंपल वे में एक्सप्लेनेशन है उसमें, और विद जहां पर डायग्राम की जरूरत है वहां पर डायग्राम, और 4 कलर्स में किताब है। ऐसा रद्दी नहीं है, आपको पढ़ते हुए इतना इंटरेस्ट आएगा, इतना मजा आएगा कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, और जो भी चैप्टर पूरा करोगे उसके PYQ उसके साथ में दिए गए हैं बाद में, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कहाँ से क्या चीज जरूरी है। रामबाण सिद्ध होगी किताब वो आपके लिए। अब वो किताब मेरे द्वारा मेहनत करके आपके समक्ष लाई जा रही है, अब उसको प्यार देना और हर एक बच्चे के पास पहुंचाना, ये जिम्मेदारी आपकी है। चलिए, ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो देखना शुरू करते हैं वो ये है कि भाई कुल धाराएं कितनी है ना, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर ना, आपको बोलना पड़ेगा भाई कि कुल धाराएं कितनी है ना, कुल धाराएं, है ना, कुल धाराएं कितनी हैं, टोटल सेक्शंस कितने हैं, टोटल सेक्शन कितने हैं इस एक्ट में। तो आपको सीधे बोलना पड़ेगा देयर आर 37 सेक्शंस इन, कितने? 37 धाराएं हैं। कितनी है? 37 धाराएं हैं भाई, 37 सेक्शंस हैं, 37 सेक्शंस आर देयर। ठीक है, अब जब इतना बड़ा एक्ट है हमारा तो भाई कुछ ना कुछ चैप्टर भी इसमें हमारे होंगे। तो आपसे पूछ सकता है कि भाई कुल अध्याय कितने हैं, है ना, कुल अध्याय कितने हैं, कुल अध्याय कितने हैं, टोटल चैप्टर्स कितने हैं, टोटल चैप्टर्स कितने हैं, हाँ, टोटल चैप्टर्स कितने हैं। तो आपको स्पष्ट रूप से बोल देना पड़ेगा कि भाई टोटल चैप्टर की संख्या है 5, 5 अध्याय हैं। कितने हैं? 5 अध्याय हैं या 5 चैप्टर्स हैं। देयर आर 5 चैप्टर्स। ठीक, 5 चैप्टर्स हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से उसको बतानी है। तो किसी भी एक्ट के संदर्भ में उसकी डेट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। हाँ, हाँ हाँ, किताब का डेमो भी मैं बनवाऊंगा, डेमो भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अगर संभव होगा, ये पता नहीं मुझे कि ऐसा होगा कि नहीं होगा,
बट किताब अभी दिखाऊंगा उसका, आज अभी वो रेडी होने के लिए गई हुई है, 10 तारीख की सेल में आपको मिलेगी, तो सेल में आप ले लेना तो आपको बहुत लाभ हो जाएगा, ठीक है। और वो हिट जानी चाहिए किताब जितनी भी है ना 10 तारीख में, उसके बारे में सब चीजें आपको बताऊंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब हम एक्ट को शुरू करने जा रहे हैं और गंभीरता से आपको एक्ट को समझ लेना है। अब इसमें एक्ट को शुरू करने से पहले थोड़ा सा ना इस एक्ट को जानने के बारे में शुरू करते हैं, है ना। इसके उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इसको हम लेकर के आए हैं, क्या कारण है। काफी सारे लोग ये बात पूछते हैं कि घरेलू हिंसा जो होती है, घरेलू हिंसा मतलब घर के कलेश जो होते हैं, रहते ने यू कर दिया, रहते ने यू कर दिया, और भाई रैपट मारना शुरू और थप्पड़ मारने शुरू, औरत को पीटना शुरू, मार पिटाई। और उसमें कोई भी ऐसा नहीं कि पति ही पत्नी को मार रहा है, पत्नी सास को मार सकती है, नंद को मार सकती है, बट अगर पत्नी पति को मार रही है तो अभी उसके लिए ये एक्ट नहीं है। काफी सारे लोग बोलते हैं कि पुरुष भी इसमें व्यथित व्यक्ति हो सकता है, बट अभी उतनी ज्यादा डिटेल इसमें नहीं करी गई है। और इसके बारे में आपको जो चीज देखी जाएगी कि भाई ये जो एक्ट है वो बिल्कुल महिलाओं के लिए ही ज्यादा है, क्योंकि एक्ट का नाम ही आप देख सकते हैं क्या है। एक्ट का नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, यानी घरेलू हिंसा से महिला है ना, महिलाओं का संरक्षण अधिनियम या महिला संरक्षण अधिनियम, सीधे महिलाओं तो नहीं लिखो, महिला संरक्षण अधिनियम, ऐसा आप यहां पर इसको लिख लो, ऐसा आप इसको यहां पर समझ लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके उद्देश्य के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ये उद्देश्य इसका क्या कहता है, क्यों इस एक्ट को लाया गया है। तो आप सीधे लिखो ये एक्ट परिवार, ये एक्ट परिवार के भीतर हिंसा से पीड़ित ये एक्ट परिवार के भीतर हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा यानी कि उनकी सिक्योरिटी, है ना, यानी कि उनकी सिक्योरिटी और अधिकारों के संरक्षण के लिए है, और अधिकारों के संरक्षण के लिए है, और अधिकारों के संरक्षण के लिए, संरक्षण यानी प्रोटेक्शन के लिए है, ये प्रोटेक्शन के लिए है। अब देखो ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर इस एक्ट के मुताबिक घरेलू हिंसा न होती हो, ऐसा कोई घर नहीं है, कोई भी घर जहां पर इस एक्ट के मुताबिक चीजें न होती हो। छोटी मोटी चीजें होती ही रहती हैं, हो सकता है कि कोई फैमिली हो, परंतु जितना परिवेश मैं अपने आसपास देखता हूं तो वहां पर ये छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं कई बार, है ना। डेली बेसिस पर नहीं होती तो कभी ना कभी तो ये चीजें हो जाती हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपका आएगा कि घरेलू हिंसा होने के लिए एक महिला के साथ क्या क्या होना जरूरी है, क्या क्या होना जरूरी है। तो पहली बात तो उसमें 4 तरह के अब्यूज हैं, अभी आगे आएगा, फिर अभी आधार बना रहा हूं पूरा। पहली पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत इंटरेस्टिंग वे में सुनना है। पहला पॉइंट क्या है कि शारीरिक शोषण होना चाहिए, फिजिकल अब्यूज होना चाहिए, यानी कि मार दिया, थप्पड़ मार दिया, है ना, और डंडे उठा के मार दिए, बेल्ट पेल दी, घूसे मार दिए, ऐसा होता है। और बहुत बुरी तरह से मारते हैं आदमी, है ना, मैंने ये चीजें सुनी हैं, बहुत बुरी तरह से मारते हैं और ये चीज गलत है। जो अपने घर में अपनी स्त्री को मारता है उसको ये मानिए कि उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। इवन मारने की बात तो बहुत दूर है, जो अपनी पत्नी को डांटता इत्यादि तक है, वहां पर स्थितियां गंभीर हैं। अब ऐसा नहीं कि पत्नी बिल्कुल मूर्खाधिराज हो, मूर्खों की शिरोमणि हो और फिर वो डांटे नहीं, फिर तो स्थिति अलग हो जाती, फिर तो मतलब ये तो है उसको समझाओ, या फिर ऐसे मूर्ख स्त्री से विवाह ही मत करो। परंतु अगर सब कुछ ठीक है और फिर भी जानबूझ करके गुस्सा किया जा रहा है, उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो ये चीजें गलत हैं। पहला क्या है आपका फिजिकल अब्यूज, दूसरा है सेक्सुअल अब्यूज, बहुत खतरनाक है। आपने मैरिटल रेप के बारे में सुना है? मैरिटल रेप क्या होता है कि
शादी के बाद भी अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए पत्नी की रजामंदी नहीं है और फिर सेक्स करने का प्रयास किया जा रहा है ना, इंटरकोर्स करने का प्रयास किया जा रहा है और कर दिया, और ये डे टू डे बेसिस पर हो रहा है, तो उसको मैरिटल रेप बोला जाता है। और एक ये सेक्सुअल एब्यूज में आपका जो अननेचुरल सेक्स होता है, ठीक है, अननेचुरल सेक्स, ठीक है, जिसको अननेचुरल इंटरकोर्स बोल सकते हैं, ये भी आपके सेक्सुअल एब्यूज में, लैंगिक शोषण में आ जाता है। तीसरा, है ना, और ये बहुत होता है, ठीक है, लोग करते हैं, खूब करते हैं इस चीज को। तीसरा पॉइंट है मौखिक एवं भावनात्मक दुर्व्यवहार, यानी कि मौखिक बोल दिया, तेरे तू कैसे घर की है, तू कहां से आई है, तेरे माँ बाप तो ऐसे हैं, ठीक है, ये। और भावनात्मक दुर्व्यवहार, उसको कुछ भी सेंटिमेंटल कुछ भी बोल दिया, या जैसे क्या होता है कि अगर एक बेटी हो गई, दो बेटी हो गई, तो लड़के पैदा ही नहीं कर सकती, यद्यपि उस मूर्ख को ये नहीं पता है कि लड़के पैदा करना या ना करना किसी औरत के हाथ में नहीं है। वो फैक्टर है कि मेल से कौन सा क्रोमोसोम आ रहा है ना, जो आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है, मेल में XY होता है, फीमेल में XX होता है। तो यदि फीमेल में हर कंडीशन में X ही आएगा, मेल की कंडीशन से अगर X आ जाएगा तो लड़की पैदा हो जाएगी, Y आ जाएगा तो लड़का पैदा हो जाएगा। तो ये चीज है भावनात्मक। और चौथा होता है आर्थिक, है ना, इकोनॉमिकल अब्यूज, है ना। जैसे क्या होता है कि औरतों को खर्चे के लिए पैसे नहीं दिए जाते, अगर होम मेकर हैं तो वो मांग ले तो धमका दिया, तुम पैसे खर्च क्यों करे, तुम्हें कहाँ नीड है पैसों की। तो ये चीज है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं और जो उनके अधिकार हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनकी संरक्षा के लिए ये आपका पूरा का पूरा एक्ट लाया गया है। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। जी, क्या कमेंट कर रहे हो? हाँ। हम्म। हम्म। अच्छा, मैंने क्या गलती लिख दी क्या कि कुछ? अच्छा। इस समय थोड़ा सा ना ऐसे रहता, माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा इसको सही कर लो आप। हाँ, ये गलतियां, दो दो गलतियां हो गई, एक पहले पिछले वाली इसमें हो गई थी, एक ये हो गई थी, इसको सही कर लो आप। ये 13 सितंबर है, ठीक है, ये 13 सितंबर 2005 को ये पारित हुआ है। इसको सही कर लो जितने भी लोग देख रहे हैं, एक बार प्लीज। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं हृदय से क्षमा चाहता हूँ कि ऐसी चीजें हो जाती हैं कई बार ना, क्योंकि मैं पिछले 7-8 दिन से बहुत ज्यादा टेंस हूँ किसी चीज को लेकर के, तो हो जाती हैं चीजें। हाँ, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 1 की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है, और अच्छे से इस एक्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर सीधे ही हमारा क्या आ जाएगा, धारा 1, धारा या सेक्शन 1, धारा या सेक्शन 1 हमारा आ जाएगा, जो किस बारे में बात करता है, जो बात करता है संक्षिप्त नाम। हम्म जो बात करता है हमारा संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम का मतलब यहाँ पर शॉर्ट टाइटल से है। उसके बाद बात करता है विस्तार की, और उसके बाद बात करता है प्रारंभ की। उसके बाद बात करता है किसकी? प्रारंभ की, कि कब ये चालू हुआ, कब ये मतलब इसको शुरू किया गया। तो संक्षिप्त नाम हमने देख लिया है, ये संक्षिप्त नाम इसका क्या है, प्रारंभ इत्यादि हमने देख लिया है। मूल चीज जो देखनी है वो विस्तार क्या है, वो विस्तार इसका है संपूर्ण भारत पर, ठीक है, संपूर्ण भारत पर, संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार है। भारत के किसी भी कोने में आप इस एक्ट का वायलेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप इस एक्ट का वायलेशन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, 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 ठीक है। तो संपूर्ण भारत पर, एक चीज इसमें, एक क्वेश्चन पहले पूछा गया था जो हो सकता है आपको PYQ में मिलने लगे। तो 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, 2019 से पहले, 2019 से पहले JNK को छोड़कर, JNK को छोड़कर संपूर्ण भारत में, छोड़कर संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में इसका प्रभाव था। क्योंकि 2019 में क्या था, 2019 में, 2019 तक क्या था कि JNK को क्या था, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। विशेष राज्य का क्या प्राप्त था? विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। परंतु अब की स्थिति क्या है,
अब की स्थिति ये है कि अब ये संपूर्ण भारत पर आपका लागू है। ये सेक्शन 1 बोलता है, तो इस तरह की चीजें कई बार पूछ ली जाती हैं, तो आपको बतानी चाहिए। जी ठीक है। कौन रो रहा है? हाँ। ओहो, क्या अलीगढ़ में कोई रेप हुआ है? और टीचर ने क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। हाँ। शर्म भाई, दुख दुख हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी धारा 2 की। किसकी बात करते हैं? अब हम बात करते हैं धारा या सेक्शन 2 की। किसकी? धारा या सेक्शन 2 की। और धारा या सेक्शन 2 हमेशा बात करता है किसके बारे में? परिभाषाएं। क्या बात करता है? परिभाषाएं। जितने भी एक्ट में इसमें शब्द आएंगे उन शब्दों को यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया है। डेफिनीशंस। डेफिनीशंस। आपको हमेशा एक बात ये ध्यान रखनी है कि सेक्शन 2 जो है वो अमूमन इसी संदर्भ में आपकी बात करता है। और अगर इसमें इसमें क्या रहते हैं कि बहुत सारे पार्ट रहते हैं, ABCD इस टाइप से रहते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से चीजें रहती हैं। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ, कोई बच्चा बोल रहा है कि एक मेरा दोस्त है, उसके पापा RPF में SI हैं, तो वो मेरे दोस्त की मम्मी को बहुत मारते हैं ये छोटी छोटी बातों में, जैसे खाना लेट हो गया तो मारना शुरू। तो इस तरह के जो लोग होते हैं कि होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे लोग। और आज मैंने ऐसी ऐसी भी स्थितियाँ सुनी हैं कि बहुत बुरी तरह से लोग मार, भाई मेरा खून खौल उठता है, सच बताऊं। अगर कोई किसी को मारता है ना, विशेषकर महिलाओं को कोई मारता है, तो खून खौल उठता है, मन करता है बीच में से फाड़ दूं। यद्यपि मुझे गुस्सा नहीं आता, नाम मात्र गुस्सा कभी कभार आता होगा मुझे, पर इन स्थितियों को देखकर खून खौल उठता है। अब सबसे पहले इसमें जो हमको देखना है, अब मैं ऐसे ही लिखूंगा, सेक्शन 2A, जो कि अपने नाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्या? व्यथित व्यक्ति की परिभाषा। किसकी? व्यथित व्यक्ति। व्यथित मतलब जो व्यक्ति परेशान है, एग्रीव्ड पर्सन। क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे एग्रीव्ड पर्सन। ठीक, एग्रीव्ड पर्सन। एग्रीव्ड पर्सन की परिभाषा यहाँ पर दी गई है, यानी कि परेशान व्यक्ति, पीड़ित की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। पीड़ित व्यक्ति, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर पीड़ित व्यक्ति की परिभाषा दी गई है कि पीड़ित व्यक्ति कौन है। ठीक है, पीड़ित व्यक्ति कौन है, इसके संदर्भ में बात की गई है। व्यथित व्यक्ति की परिभाषा सेक्शन 2A बात करता है। तो यहां पर अब आपको थोड़ा सा टेक्निकल वे में चीजों को समझना पड़ेगा। सीधे सीधे व्यथित व्यक्ति तो कौन है? सीधे सीधे व्यथित व्यक्ति वो है जिसके अधिकार छीने जा रहे हैं, जिसके साथ में मारपीट हो रही है, जिसका शारीरिक, जिसका लैंगिक, जिसका मौखिक और भावनात्मक और जिसका आर्थिक शोषण हो रहा है। वो कौन है? वो आपका एग्रीव्ड पर्सन है। और इस एग्रीव्ड पर्सन में कौन हो सकता है? इस एग्रीव्ड पर्सन में महिलाएं आती हैं, विशेषकर महिलाओं के संदर्भ में ही ये बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आप एक चीज याद रखिए, क्यों व्यथित व्यक्ति कौन है? तो जो प्रत्यर्थी, प्रत्यर्थी है ना, जो प्रत्यर्थी, प्रत्यर्थी का मतलब रेस्पोंडेंट। ठीक है, मैंने जब पहले ये टॉपिक पढ़ाया था, रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट का मतलब यहां पर मैं सीधे ही बता देता हूं, को थोड़ा सा याद रखना है। मैंने इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया था, जालिम। ठीक है, मैंने इसके लिए शब्द प्रयोग किया था जालिम, यानी कि जो जुल्म ढा रहा है, जालिम है ना। प्रत्यर्थी यानी कि जो किसी व्यक्ति के प्रति घरेलू हिंसा का एक्ट कर रहा है, जो मार पिटाई कर रहा है, उसको रेस्पोंडेंट यहां पर बोला जा रहा है। तो व्यथित व्यक्ति कौन है? तो व्यथित व्यक्ति जो प्रत्यर्थी, जो प्रत्यर्थी के साथ, जो प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी है ना, घरेलू नातेदारी, हाँ, डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स, घरेलू नातेदारी है ना, डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो व्यथित व्यक्ति कौन है? जो प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में रहा है ना, रहा है। अभी मतलब क्या है? रह रहा है, रहा है या रही थी, इस सेंस में चीजें हैं कि
कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जालिम के साथ में जिस पे उसने जुल्म ढाया है। घरेलू नातेदारी का मतलब अभी हम आगे भी समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। घरेलू नातेदारी का मतलब है एक ही फैमिली में रहना, एक ही फैमिली में रहना, ये घरेलू नातेदारी का मतलब है। तो ये इसमें आप सीधे सीधे बोलेंगे कि जो प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में क्या है, रहा है या है, रहा है या है, ठीक है, उसको व्यथित व्यक्ति बोला जाएगा। ये पहली शर्त यहां पर आपकी आ गई, ठीक है। जो प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में रहा है यानी कि रह चुका है या अभी भी रह रहा है, और जिसका इल्जाम है ना, और जिसका इल्जाम है, और जिसका इल्जाम है, और जिसका इल्जाम है ना, है ना, यानी कि आरोप है, और जिसका आरोप है, और जिसका आरोप है, और जिसका आरोप है कि प्रत्यर्थी, प्रत्यर्थी का मतलब रेस्पोंडेंट, इसको जिसको हम जालिम लिख रहे हैं ना, जिसको हम लिख रहे हैं क्या, जालिम, और जिसका आरोप है कि जालिम ने उसके साथ हिंसा की है, और जालिम ने उसके साथ हिंसा की है, और जालिम ने उसके साथ में हिंसा की है, वायलेंस किया है ना, वायलेंस किया है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम प्रत्यर्थी बोलेंगे, उसको हम व्यथित व्यक्ति बोलेंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। समझ में आई बात? एक बार और मैं बता देता हूं। सिंपल व्यथित व्यक्ति कौन है, पीड़ित व्यक्ति, एग्रीव्ड पर्सन कौन है, जिस पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। परंतु कानून की कभी भी ऐसी परिभाषा नहीं होती है। कानून स्पष्ट रूप से बोल रहा है कि व्यथित व्यक्ति वो व्यक्ति है जो प्रत्यर्थी यानी कि जालिम के साथ घरेलू नातेदारी में, किसमें, जो जालिम के साथ घरेलू नातेदारी में रहा है, अभी नहीं रह रहा है, पहले रह रहा था, या अभी भी रह रहा है ना। इसकी भी वर्तमान की भी कंडीशन है और पास्ट की भी कंडीशन है। और दूसरी बात है, और जिसका इल्जाम है, क्या है ना, जिसका इल्जाम है, मैं ठीक ढंग से लिख देता हूं, जिसका इल्जाम है, जिसका इल्जाम है, जिसका आरोप है कि प्रत्यर्थी ने यानी जालिम ने उसके साथ हिंसा की है, वो व्यक्ति आपका व्यथित व्यक्ति है। इज दैट क्लियर? एक बार बताओ मुझे, आपको समझ में आ गया ये पॉइंट? ये कुछ ही धाराएं हैं जो अच्छे से समझनी है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, हम्म, हाँ, हाँ, एक एक बच्ची है, वो बोल रही है, मैं सच में मुझे बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि मेरा कमेंट पड़ गया। वो बच्ची बोल रही है कि मेरे पिता भी मेरी माँ को मारते हैं आज भी, और मेरी शादी कर दी है मेरा पति। तो मारो ना, लपड़ खींच के उल्टा मारो, थोड़ा सा कराटे की ट्रेनिंग ले लो, थोड़ी सी कराटे की ट्रेनिंग ले लो 5-6 महीने की, और एक मारे तो 5-7 लगने चाहिए, 5-7 दबा करके, ऐसा इलाज होना चाहिए। और ये एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, इसीलिए लड़कियां पढ़ने लगी हैं अब। लोग कहते हैं लड़कियों घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं भाई, अगर घर में माहौल बिल्कुल ठीक है, मैं बता रहा हूं माहौल बिल्कुल ठीक है, तो आदमी जैसा बाहर मैनेजमेंट कर सकता है वैसा कोई नहीं कर सकता। आदमी को चैलेंजेस नहीं आते बाहर, औरतों को चैलेंजेस बहुत आते हैं, लोगों की गंदी निगाह रहती है, ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। गंदी निगाह रहते हैं, छेड़ने का प्रयास करते हैं, कार्यस्थल पर शोषण होता है, उसके लिए अधिनियम भी है। और घर में अगर बहुत प्यारा माहौल है, आदमी औरत की रेस्पेक्ट कर रहा है, औरत आदमी की रेस्पेक्ट कर रही है, दोनों मिलके अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, पूरी फैमिली को देख रहे हैं, उससे सुखी जीवन कहीं नहीं है। आदमी कमाए, महिला घर में मैनेज करे, बच्चों को बहुत अच्छे से देखे, पर ये स्थितियां सबके लिए समान अब नहीं रह गई हैं। क्योंकि इस तरह के अत्याचार होते हैं तो घर से बाहर निकलना जरूरी है। आर्थिक स्वतंत्रता आपको बहुत हद तक तैयार करती है किसी भी जुल्म को न सहने के लिए। तो अगर इस तरह का बेटा, नाम मैं गुंजन ले लेता हूँ, गुंजन, अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो इसके प्रति आप थोड़ा सा पुलिस को भी बता सकते हो। दूसरी बात क्या है, आप घर में बताओगे, फादर को बताओगे तो कहेंगे ऐसा तो होता ही है क्योंकि मैं करता हूं, तो ठीक है। तो आपको ये जुल्म सहने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्रॉपर पहले तो एग्जाम की तैयारी करो। दूसरी बात है, थोड़ा सा जूडो कराटे वगैरह सीखो। अगर एक मारे तो 10 मारो, ठीक है, और अगली बार मारते उसको डर लगे तुमसे, ऐसा होना चाहिए। ऐसे मूर्ख मूर्ख लोग होते हैं ऐसे। तो ये आपके व्यथित व्यक्ति की परिभाषा है, जो चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब एक काम आप यहीं पे कर लो,
एक काम यहीं पे कर लो आप ना, यहीं पे सेक्शन 2Q पढ़ लो। क्या पढ़ लो? सेक्शन 2Q पढ़ लो। सेक्शन 2Q पढ़ लो, जो रेस्पोंडेंट की परिभाषा दे रहा है। किसकी? जो रेस्पोंडेंट की परिभाषा बताता है, प्रत्यर्थी की परिभाषा। किसकी? प्रत्यर्थी। प्रत्यर्थी यानी कि जो रेस्पोंडेंट है, हाँ, जो रेस्पोंडेंट है, रेस्पोंडेंट की परिभाषा, रेस्पोंडेंट की परिभाषा बताता है कि रेस्पोंडेंट कौन होता है। हालांकि साधारण भाषा में तो जो जुल्म कर रहा है वो रेस्पोंडेंट है, तो सीधे इसको क्या बोलेंगे? जालिम की, जालिम की परिभाषा। जालिम, जालिम की परिभाषा इसमें दी गई है, रेस्पोंडेंट की परिभाषा इसमें दी गई है। ये जो जालिम मैं बोल रहा हूं, ये आपको कहीं पे मिलेगा नहीं, ये समझाने के लिए है। मिलेगा प्रत्यर्थी ही, मिलेगा रेस्पोंडेंट ही। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हाँ हाँ। हम्म हम्म। हाँ, बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिए। तो वहां पर एक बात विशिष्ट रूप से लिखी है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देता हूं। हाँ, एक एक चीज मैं आपको बता देता हूं। यहां पे व्यथित व्यक्ति के बारे में एक पॉइंट यहां पर विशेष रूप से बोला गया है कि महिला है ना, वह महिला, यहां पर महिला शब्द लिखा गया है विशेषकर। ठीक है, यानी रेस्पोंडेंट का जहां पर जो व्यथित व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, वो महिला है। इस चीज को थोड़ा सा नोट कर लीजिए। यानी कि आप इसमें एक चीज कह सकते हो कि व्यथित व्यक्ति कौन है? वह महिला जो रेस्पोंडेंट के साथ घरेलू नातेदारी में है या पहले रह चुकी है, और जिसका आरोप है कि जालिम ने उसके साथ में हिंसा की है, वो आपका व्यथित व्यक्ति है। तो यहां पर विशेष आपको ध्यान रखना है महिला। और महिला में कोई इसमें आपकी किसी की पत्नी हो सकती है ना, सास भी हो सकती है। ठीक है, कई बार लड़कियां जो होती हैं, है ना, कई बार लड़कियां होती हैं, या लड़का जो होता है वो मतलब ऐसे काम भी करता है। तो मूल तो इसमें बहुएं इत्यादि होती हैं, तो पत्नी, सास इत्यादि इसमें आपकी हो सकती हैं। आगे तो जालिम की परिभाषा में एक पॉइंट विशेषकर लिखा गया है कि वयस्क पुरुष होना चाहिए। कौन होना चाहिए? वयस्क पुरुष। वयस्क का मतलब आपका अडल्ट मेल ना, पुरुष ही प्रत्यर्थी हो सकता है, अडल्ट मेल। हाँ, अडल्ट मेल। और ये बहुत होता है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर भारतीय संविधान में देखो, आपको लगता है कि सब बराबर हैं, एक बहुत बारीक बारीक चर्चा करने जा रहा हूं आपके साथ, क्योंकि मेरा काम केवल आपको इन चीजें सिखाना नहीं है, आपको एक बेहतर इंसान बनाना है और चीजें अच्छे समझाने का प्रयास करना है। देखो, अगर आप फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के हिसाब से देखो, यानी कि बाह्य आकारिकी और आंतरिक जो बनावट है उसके आधार पर देखो, तो एक मोटे मोटे दर्जे पर आप कह सकते हो कि सभी समान हैं। ठीक है, और अगर आप बात करो किस आधार पर, अगर आप बात करो किसी आधार पर के संविधान में दिए गए अधिकारों के आधार पर या कानून की नजर में सब बराबर हैं, तो ये बात कहीं तक जचती है। परंतु ये बात स्वतः खंडित हो जाती है आपकी कि सब बराबर हैं। कोई भी इस दुनिया में बराबर नहीं है। अगर आप देखो रुपया पैसे के मामले में तो अमीर और गरीब हैं, बराबर तो नहीं है। अगर आप अधिकारों के मामलों में भी देखो तो आप ये चीज देखो, यहां पर क्या घरेलू हिंसा का शिकार केवल महिला हो सकती है? नहीं, ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो अपने पतियों को मारती हैं। तो बराबरी नहीं है कानून के क्षेत्र में भी। दूसरी बात है, आंतरिक आकारिकी के आधार पर देखो, एनाटॉमी के आधार पर देखो, तो हो सकता है काफी सारी चीजें आपको सेम मिल जाएं, पर बाह्य जो बनावट है, नाक, आंख इत्यादि, ये भी सब अलग अलग हैं। और सबसे बड़ी बात होती है विचारों की, सबसे बड़ी बात होती है विचारों की। जो लोग कहते हैं कि ऑल आर इक्वल, तो ये बात एक सामान्य ढंग से अच्छी लगती है, परंतु व्यक्ति के सोच का स्तर व्यक्तियों के विभेद का प्रमुख कारण है। क्या आप कह सकते हैं कि एक प्रशासनिक अधिकारी की सोच एक मजदूर से मिलती होगी? क्या आप कह सकते हैं कि ट्रेन की पटड़ी पर कार्य करने वाले एक वर्कर की सोच किसी बहुत बड़े दार्शनिक से मिलती होगी? बिल्कुल नहीं।
ठीक है, तो अगर आप कहते हैं सब बराबर हैं तो सब बराबर नहीं है। मूलभूत चर्चाएं अगर करी जाएं तो सब, अब देखो एक आदमी ऐसा भी है जिसने पूरी जिंदगी अपनी पत्नी को पलटकर तू या बे भी नहीं कहा, और एक व्यक्ति ऐसा भी है जो आए दिन रोजाना अपनी पत्नी को मारता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सब बराबर हैं? नहीं, विचारों का खेल है। इसलिए नियमित रूप से अपने सामाजिक, अपने बौद्धिक, अपने आर्थिक, अपने राजनैतिक, अपने चारित्रिक आदि आदि जो बैकग्राउंड्स हैं, विकास हैं, उन पर काम करिए। राजनीति, घृणित राजनीति से बिल्कुल दूर रहिए और राष्ट्र के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहिए। हाँ, 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 ठीक है। तो समानता केवल कहने मात्र के लिए है, जो कि एक अच्छा सच लगता है, परंतु समानता कहीं भी दिखाई नहीं देती है अगर आप इसको बारीकी से देखने का प्रयास करो। तो वहां पर ये बात लिखी गई है कि अडल्ट मेल, ठीक है, वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है अडल्ट मेल, जो क्या है, जो व्यथित व्यक्ति के साथ में, है ना, जो व्यथित व्यक्ति के साथ में, व्यथित व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति मतलब एग्रीव्ड पर्सन, जो व्यथित व्यक्ति के साथ में घरेलू नातेदारी में रहा है, घरेलू नातेदारी में रहा है या है, ठीक है, ये पॉइंट्स मैं बना रहा हूं पूरे। और क्या है, और जिस पर हिंसा करने के आरोप हैं, और जिस पर क्या है, हिंसा करने के आरोप हैं, जिस पर हिंसा करने के आरोप हैं, वायलेंस करने के आरोप हैं, वही कौन है, वही आपका रेस्पोंडेंट है। इसके बारे में सेक्शन 2 क्यों बात कर रहा है? तो इतने सिंपल वे में चीजों को बताया जा सकता है। प्रत्यर्थी मींस एन अडल्ट मेल, जो क्या काम है, जो घरेलू नातेदारी में रहा है एग्रीव्ड पर्सन के, और जिसके खिलाफ आरोप हैं, जिसके खिलाफ एलिगेशंस हैं कि उसने एग्रीव्ड पर्सन के साथ में वायलेंस कंडक्ट करी है, उसको हम कहते हैं प्रत्यर्थी। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया आपको? हाँ, हाँ, ये क्लियर हो गया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, हाँ, हम्म, हम्म, हाँ, समझ में आई बात? हाँ, ठीक है। चलिए, अब मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूं, ये वाला घरेलू नातेदारी वाला, जिससे आपका डाउट ही खत्म हो जाए। क्योंकि ये तीनों पॉइंट यहां पर, इसमें 2A में व्यथित व्यक्ति, प्रत्यर्थी और घरेलू नातेदारी तीनों हैं। इसमें आप देखो, इसमें प्रत्यर्थी, व्यथित व्यक्ति, घरेलू नातेदारी तीनों हैं। ये आपका रेस्पोंडेंट और एग्रीव्ड पर्सन, ये दोनों हो चुके हैं। बट अभी मैं साथ के साथ में आपको बताना चाहूंगा कि घरेलू नातेदारी क्या है। तो आप मेरे साथ में सेक्शन 2F लिखिए। क्या लिखिए? हमारा सेक्शन 2F जो बात करता है हमारी किस बारे में, जो बात करता है घरेलू नातेदारी की। किसकी? हमारी घरेलू नातेदारी की बात करता है कि घरेलू नातेदारी क्या होती है। घरेलू नातेदारी, है ना, नातेदार, नातेदार का मतलब क्या होता है? आपका रिश्तेदारी, है ना, रिलेशनशिप्स, है ना। तो इसमें आपका आ जाएगा डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स, डोमेस्टिक रिलेशनशिप, डोमेस्टिक रिलेशनशिप, हाँ, डोमेस्टिक रिलेशनशिप, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और समझेंगे। ये सेक्शन 2F में बताया गया है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स। हाँ, थोड़ा सा शुरुआत में पहले दिन। हाँ, हम्म, हाँ, अच्छा, युद्ध शुरू हो गया? मेरी आवाज 2 बार आ रही है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो घरेलू नातेदारी क्या है? तो आप सीधे लिखो, दो लोगों के बीच ऐसी नातेदारी, दो लोगों के बीच ऐसी रिलेशनशिप, ऐसी रिलेशनशिप, ऐसी रिलेशनशिप, है ना। अब सबसे बड़ी बात है घरेलू नातेदारी, दो लोगों के बीच की एक रिश्तेदारी, दो लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप, इसके बारे में यहां पर बात होगी।
जहां पर वो क्या कहे जा रहे हैं, जहां पर वो साथ है ना, दो लोगों के बीच में ऐसी नातेदारी जो साझी गृहस्थी में, जो साझी गृहस्थी में, साझी गृहस्थी, जो साझी गृहस्थी है ना, साझी गृहस्थी मतलब एक साथ रहना है ना, फैमिली में एक साथ रहना। साझी गृहस्थी का मतलब एक घर में एक साथ रहना। साझी गृहस्थी का मतलब एक घर में एक साथ रहना, एक घर में एक साथ रहना, एक घर में एक साथ रहना, ये साझी गृहस्थी का मतलब है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो दो लोगों के बीच ऐसी रिलेशनशिप, नातेदारी जो साझी गृहस्थी में, साझी गृहस्थी में क्या है, या तो हैं, साझी गृहस्थी में हैं, या मैं ऑब्लिक लगा देता हूं, ठीक है, या मैं सीधे ऑब्लिक लगा देता हूं, या रहे हैं, या रहे हैं, या रहे हैं, और उनके बीच, और उनके बीच, और उनके बीच निम्नलिखित, उनके बीच निम्नलिखित संबंध रहे हैं, निम्नलिखित संबंध रहे हैं। वो डोमेस्टिक, जैसे मतलब डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब है एक घर में जो लोग रह रहे हैं, जैसे एक फैमिली में जो लोग रहते हैं, तो या तो रहे हैं या रह रहे हैं, और उनके बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं, जो उनके संबंध हैं, वो संबंध तीन तरह के हो सकते हैं। या तो वो संबंध कैसे हो सकते हैं, विवाह के माध्यम से जुड़े हों, यानी कि शादी करके वो रिलेशन बिल्ड हुए हों, पत्नी हो, सीधी सीधी बात है, पत्नी हो, ठीक है, पत्नी हो, या छोटे भाई की पत्नी हो सकती है। जेठ भी बड़े क्रूर हो जाते हैं कई बार, देवर भी बड़े क्रूर हो जाते हैं, अपनी भाभी को मारने लगते हैं, भाई नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति हो जाती है। तो विवाह के साथ में संबंध जुड़े हों, या कैसे हो, रक्त संबंध हो, ब्लड रिलेशंस हो। अपनी बहन के साथ में भी ऐसी बात कर सकता है आदमी, मार सकता है। अपनी माँ को भी मारते हैं लोग, मैंने देखा है, सुना है मैंने, ठीक है। अब हमारे पड़ोस में ही मतलब एक दो फैमिलीज रहती हैं, अब उनका रोज का काम है, वो रोज लड़ते हैं। और मैं सच बताऊं, हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते। देखो दिक्कत, समस्या ये है कि हम लोग इंटरफेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनका भरोसा नहीं है कि अगर हम कुछ मतलब हेल्प करने की कोशिश करें तो उनकी फैमिली हम पे ही आरोप ना लगा दे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसा होता रहता है, ठीक है, आए दिन मार कुटाई हो रही है, ऐसा हो रहा है, तो ये चीजें हो जाती हैं। तो रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन वहां पर हो, या क्या किया गया हो, एडॉप्शन हो, दत्तक पुत्र हो, है ना, दत्तक पुत्र हो या पुत्री हो, दत्तक पुत्र हो या पुत्री हो, है ना। यानी बाप अपनी बेटी को भी कूट सकता है, अपने बेटे को भी कूट सकता है। तो यहां पर बात हो रही है ब्लड रिलेशन की, यहां पर बात हो रही है हमारी ब्लड रिलेशन की, और यहां पर एडॉप्शन की बात हो रही है कि दत्तक पुत्र किसको कहते हैं, ये हिंदी में भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि दत्तक पुत्र का मतलब क्या है। दत्तक पुत्र का मतलब है जिसको हमने अडॉप्ट किया हुआ है, एडॉप्टेड सन और एडॉप्टेड डॉटर। तो सीधे सीधे घरेलू नातेदारी का मतलब क्या है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप, जो 2F में है, दो लोगों के बीच में एक ऐसी रिलेशनशिप जो साझी गृहस्थी में हैं या रहे हैं, यानी कि जो एक ही घर में रहे हैं, एक ही छत में, छत के नीचे रहे हैं, और उनके बीच में जो रिलेशन है वो तीन टाइप के हो सकते हैं। या तो शादी के बाद रिलेशन जुड़े हैं, या ब्लड रिलेशंस हैं उनके बीच में, या एडॉप्शन के द्वारा रिलेशन हुए हैं। तो ऐसा पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है। हाँ, वॉइस में दिक्कत है, हाँ। हम्म हम्म नहीं देखो, कोई बच्चा बोल रहा है सर कुछ क्वेश्चन क्लास के बाहर आ जाते हैं, PYQ हमने करे हैं। तो देखो मैं आप इसका कारण बताता हूँ। देखो कुछ पॉइंट ऐसे हैं, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो डायरेक्टली एक्ट से रिलेटेड नहीं है। वो एक्ट एक्ट के अंदर वाले नहीं हैं, एक्ट से संबंधित इधर उधर की बातें हैं जिनको एक्ट के साथ नहीं बताया जा सकता। तो उनके लिए एग्जाम टाइम पर हम एक मिससेलेनियस सेशन रखेंगे जहां पर किसी भी तरह का कोई भी एक्ट का क्वेश्चन नहीं रखेंगे, अलग से जो क्वेश्चन है उनको हम वहां पर रखेंगे और उनके माध्यम से चीजों को सॉल्व करेंगे। आप चिंता मत करो और बहुत ज्यादा टेंशन इस सब्जेक्ट की मत लो, बिल्कुल रिलैक्स होकर के चीजों को पढ़ो, सीखने की कोशिश करो, मजा करो सब्जेक्ट के साथ में, क्योंकि ये चीजें सीखने को आपको मिल रही हैं। अब हम चलते हैं वापस, क्योंकि ये तीनों धाराएं एक साथ बतानी जरूरी थी। अब मैं चलता हूं सेक्शन 2B की तरफ ही, ठीक है, सेक्शन 2B की तरफ, सेक्शन 2B की तरफ हम लोग चलते हैं।
जो यहां पर बोल रहा है किसका, बालक की परिभाषा, किसकी, बालक या चाइल्ड की परिभाषा, बालक या जिसको हम क्या कह देते हैं, चाइल्ड कह देते हैं, बालक या चाइल्ड की परिभाषा, बालक या चाइल्ड की परिभाषा, बालक या चाइल्ड की परिभाषा। तो यद्यपि सभी एक्ट में एक ही तरह की परिभाषा आपको मिलेगी, जैसे सेक्शन 2D ऑफ पोक्सो, वहां पर कह रहा है कि 18 साल से कम उम्र का जो व्यक्ति है, हाँ, कम उम्र का जो व्यक्ति है वो क्या है बेटे, वो आपका बालक कहलाता है। ये चीज, हाँ, ये चीज वहां पर आपकी कही जा रही है। और यहां पर भी सेम बात ही आपकी दोहराई जा रही है कि 18 साल से, क्या लिखेंगे बेटे, 18 साल से, 18 साल से कम आयु का व्यक्ति, 18 साल से कम आयु का व्यक्ति, 18 साल से कम आयु का व्यक्ति जो है, पर्सन जो है, वही क्या कहलाएगा, वही बालक कहलाएगा। इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से जानना है, ठीक है। अब चलते हैं हम इसमें, आपका सेक्शन 2E बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, सेक्शन 2E बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्या बताएगा, वो आपको बताएगा घरेलू हिंसा रिपोर्ट, क्या, घरेलू हिंसा रिपोर्ट, घरेलू घटना रिपोर्ट, घरेलू घटना रिपोर्ट, हाँ, घरेलू घटना रिपोर्ट, जिसको आप क्या कहेंगे, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, घरेलू घटना रिपोर्ट, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। तो घरेलू घटना रिपोर्ट क्या हो सकती है कि घरेलू हिंसा से संबंधित जो भी घटना हुई है उसके संबंध में जो रिपोर्ट दी जाती है वो घरेलू घटना रिपोर्ट कहलाती है, और ये सेक्शन 2E में बताया गया है। तो सीधे ही आप इसमें लिखो कि ऐसी रिपोर्ट, ऐसी रिपोर्ट, ऐसी रिपोर्ट, ऐसी रिपोर्ट जो किसी व्यथित व्यक्ति, व्यथित मतलब जिसकी व्यथा है, व्यथित व्यक्ति यानी कि एग्रीव्ड पर्सन, ठीक है, एग्रीव्ड है ना पर्सन, व्यथित व्यक्ति है ना, एग्रीव्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, जो किसी व्यथित व्यक्ति की अपील पर, है ना, की अपील पर, व्यथित व्यक्ति की अपील पर, जो किसी व्यथित व्यक्ति की अपील पर कानूनी रूप से तैयार की गई है, जो किसी व्यथित व्यक्ति की अपील पर कानूनी रूप से क्या की गई है, तैयार की गई है, तैयार की गई है, तैयार की गई है, उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटे, उसको हम घरेलू घटना रिपोर्ट बोल रहे हैं। तो ऐसी रिपोर्ट जो व्यथित व्यक्ति की अपील पर कानूनी रूप से प्रिपेयर करी गई है उसको हम घरेलू घटना रिपोर्ट बोलेंगे। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर हो रहा है, एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे एक बात बताओ। हाँ, हाँ, देखो अभी कोई ज्ञानानंद महाशय कक्षा में प्रवेश हुए हैं और उन्होंने रसगुल्ले के समान अपने मुख को प्रदर्शित करते हुए ऐसे बोल रहे हैं, पाकिस्तान को भारत ने पेल दिया, और आपने दो शब्द भी ना बोले। अरे भाई, इस क्लास को शुरू में करो, शुरू में ही मैंने आपको बधाइयां दी हैं कि मिठाइयाँ भेज दी गई हैं और लड्डू बढ़ चुके हैं। हाँ, तुमसे पीछे थोड़ी हूँ मैं देशभक्ति में भाई साहब। तुमको क्या लग रहा है वजन ज्यादा हो रहा है तो एंथुजियाज्म कम है? तुमसे ज्यादा है। मन कर रहा है ना हमको बैठाओ, हम मारेंगे भाई। हालांकि शरीर में वो स्थिति नहीं है अभी। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, मॉक ड्रिल का बजने वाला है, जल्दी क्लास कराओ तो आप भाग जाना, कोई दिक्कत नहीं है। मॉक ड्रिल का बजने वाला है, ठीक है। अब मेरी बात इसमें ध्यान से सुननी है आपको, मेरी बात जो अच्छे से समझनी है। अब यहां पर अगला सेक्शन जो कहता है वो क्या कहता है, सेक्शन 2K, है ना। यहां पर हमारा आ जाता है सेक्शन 2K, सेक्शन 2K जो आ जाता है हमारा, इसको अच्छे से समझना है। ये है धनीय अनुतोष। क्या है? धनीय अनुतोष, धनीय अनुतोष। अब भाई साहब जो इंग्लिश वाले होंगे तुम में से वो तो पागल हो जाएंगे, भाई ये धनीय अनुतोष क्या है। तो मैं उनके लिए
यहां पर बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है मॉनेटरी रिलीफ, मॉनेटरी रिलीफ है ना, मॉनेटरी रिलीफ, मॉनेटरी रिलीफ। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। हालांकि ये ना धनीय अनुतोष, इसके बारे में थोड़ा सा पता करना जरूरी है, क्योंकि जिस व्यक्ति के प्रति क्या होगा, जिस व्यक्ति के प्रति घरेलू हिंसा होगी या घरेलू हिंसा की घटना होगी, फिर उसको मार भी पड़ रही होगी या उसको और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, साथ में बच्चों को भी मार पड़ सकती है, तो उसको फाइनेंशियली थोड़ा सा बूस्ट करना पड़ेगा, उसको मॉनेटरी कंपेंसेशन या रिलीफ देने पड़ेंगे, और ये कोर्ट के ऑर्डर पर दिए जाते हैं। तो सेक्शन 2 के इस बारे में थोड़ी सी बात करता है, थोड़ा बताने का प्रयास करता है। तो इसको आप रिलीफ कह सकते हो या कंपेंसेशन कह सकते हो। जैसे इसमें अगर परिभाषा में लिखो तो ऐसा प्रतिकर है ना, इसको क्या कहेंगे, ऐसा प्रतिकर, ऐसा प्रतिकर, प्रतिकर को अंग्रेजी में कहते हैं कंपेंसेशन, ठीक है, कंपेंसेशन, कंपेंसेशन, ठीक है, आपका सीधे ही क्या आ जाएगा, कंपेंसेशन आपका इसमें आ जाएगा। तो ऐसा प्रतिकर जो मजिस्ट्रेट द्वारा, जो मैजिस्ट्रेट द्वारा है ना, जो मैजिस्ट्रेट द्वारा, मैजिस्ट्रेट कौन से, आपके कोई से भी हो सकते हैं इसमें शुरुआत में, तो जो मैजिस्ट्रेट द्वारा, जो मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रत्यर्थी से, प्रत्यर्थी यानी कि रेस्पोंडेंट, प्रत्यर्थी यानी कि रेस्पोंडेंट, यानी कि प्रत्यर्थी यानी रेस्पोंडेंट से व्यथित व्यक्ति को, व्यथित व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति ना, जो मजिस्ट्रेट के द्वारा रेस्पोंडेंट से व्यथित व्यक्ति को हिंसा के, हिंसा के, हिंसा के परिणाम स्वरूप, हिंसा के परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप खर्चों तथा नुकसानों की, खर्चों तथा नुकसानों की भरपाई के लिए दिलाया जाता है, भरपाई के लिए दिलाया जाता है ना, भरपाई के लिए दिलाया जाता है, भरपाई के लिए दिलाया जाता है, उसको मॉनेटरी रिलीफ या कंपेंसेशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, मॉनेटरी रिलीफ या कंपेंसेशन बोला जाता है, कंपेंसेशन आपका बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो धनीय अनुतोष या मॉनेटरी रिलीफ जो है वो क्या है, वो एक तरह का कंपेंसेशन है जो मजिस्ट्रेट के कहने पर रेस्पोंडेंट किसको देगा, पीड़ित व्यक्ति को देगा, व्यथित व्यक्ति को देगा। तो क्यों देगा कि पीड़ित व्यक्ति ने व्यथित व्यक्ति के प्रति जो हिंसा करी है, जो वायलेंस करी है, उसकी वजह से जो उसके खर्चे बढ़े हैं या जो उसका नुकसान हुआ है, उनको तो कंपेंसेट करना पड़ेगा, उनकी तो भरपाई करनी पड़ेगी। इसको क्या बोला जाता है, धनीय अनुतोष बोला जाता है। ये बात आपको अच्छे से समझनी है, ये बात आपको अच्छे से जाननी है। क्लियर हो रहा होगा, पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। हाँ हाँ, व्यथित व्यक्ति कौन सा व्यक्ति है, हाँ, कहाँ पे हो, नींद में हो या चैन में हो, कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो। व्यथित व्यक्ति का क्या मतलब है, सबसे पहले परिभाषा जो आई है मेरे प्यारे बच्चे, वो व्यथित व्यक्ति की तो आई है। व्यथित व्यक्ति में वह महिला जो रेस्पोंडेंट के साथ डोमेस्टिक आपकी रिलेशनशिप में रहा है या रही है, ठीक है, रहा है, रही है, इस तरह से लिख लो आप, क्योंकि वहां पे तो लैंग्वेज यही है। और जिसका आरोप है कि रेस्पोंडेंट यानी जालिम ने उसके साथ हिंसा करी है, उसको बोला जा रहा है, ठीक है। अब पता नहीं कहाँ पे हो, क्या ध्यान नहीं दे रहे हो बिल्कुल भी। हाँ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। अब गंभीरता सुनिए आगे की बातें। अब यहां पर अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको बहुत ध्यान से करनी है वो हम यहां पर लिखेंगे धारा। क्या लिखेंगे, धारा। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा है जहां से प्रश्न बनेगा और बना हुआ है, ठीक है। सेक्शन 3, ठीक है, क्या है, सेक्शन है हमारा 3, और इसको 3 को इन बीन तोता 3, ये इंपॉर्टेंट है, परंतु ये ऐसा वैसा इंपॉर्टेंट नहीं, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है।
ये घरेलू हिंसा की परिभाषा है। क्या है? ये घरेलू हिंसा की परिभाषा है। घरेलू हिंसा की परिभाषा के क्या होती है घरेलू हिंसा, इस चीज को समझना है। घरेलू हिंसा की परिभाषा है, आपका क्या लिखेंगे? डेफिनीशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, है ना, डोमेस्टिक वायलेंस, डेफिनीशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और यहाँ से आपका प्रश्न आया था, यहाँ से आपका प्रश्न आया था। हाँ हाँ बेटे, मैं सब चीजों के जवाब दे चुका हूं। अब आप क्लास में लेट एंटर होते हो। अरे 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 5 बज गए, कमाल हो गया भाई, कमाल। आज मेरे को पता ही नहीं लगा 1 घंटा कैसे बीत गया। किस किस को पता नहीं लगा 1 घंटा कैसे बीत गया? अरे भाई कमाल हो गया, 1 घंटा। मैं सोच रहा हूँ 4:30 बजे होंगे अभी। कमाल हो गया भाई यार, कमाल हो गया, 1 घंटा बीत गया पता भी नहीं लगा। देखो कई बार किन्हीं टॉपिक्स को समझाने पढ़ाने में बहुत मजा आता है। हाँ हाँ हाँ। पाकिस्तान का ना, पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर देनी चाहिए बिल्कुल, अभी तो पिक्चर बाकी है। हाँ मारा तो है। हाँ आज 1 घंटा बीत गया पता ही नहीं लगा है। कमाल हो गया। देखो इसको इसको कहते हैं आनंद, जब समय का पता ही ना लगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर कल मिलते हैं और कल फिर यहीं से चालू करेंगे सेक्शन 3 से, घरेलू हिंसा की परिभाषा से। बहुत अच्छे से इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग हो ही इतने प्यारे कि आपके साथ समय का पता ही नहीं लगता। आप इतनी मेहनत से पढ़ते हो, आप चीज़ों को जानने की कोशिश करते हो। तो अपना ध्यान रखिए, कभी भी पाकिस्तान का इलाज हो सकता है और उधर की तरफ से भी रिटेलिएट किया जा सकता है। तो अपनी भी सुरक्षा करें। भारत सरकार जो जो आपको निर्देश दे रही है उन निर्देशों का पालन करें और अपने आप को तथा देशवासियों को और अपने परिवार को सिक्योर करें और राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना के साथ अपने सैन्य बलों का साहस निरंतर बढ़ाते रहें। इसी बात के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय।